बाबा साहब के फर्स्ट नावल माने हिंदी में, ठीक है। वो मैंने इसलिए प्रयोग किया कि लोग, हमारे भी लोग ये कहते हैं भाई हमारी किताबें कोई खरीदता नहीं, पढ़ता नहीं। हाँ जी। ये जवाब है, आईना दिखा रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उपन्यास मैंने लिखा, छात्रों ने मदद की, उसकी 50,000 कॉपी छप गई। लेकिन वो जो नीति चल रही है पत्रकारिता में, साहित्य में, समाज में, राजनीति में, तो वो एक उस तरह से जो है ना, वो दलितों को फिर हाशिए पे ले जाने की 4 साल अखबार निकालेंगे, 4 साल में कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, तब विज्ञापन मिलेगा। हाँ जी। मैं डीओपी के नियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डीओपी में भी रहा हूँ। ओके। क्यों? इतने प्रतिभा संपन्न लोग, दलित लोग लिख रहे हैं, गांव में, कस्बों में बैठ के, जिनके घर पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। और वहां के लोगों में असीम श्रद्धा बनतों के प्रति, और वहाँ के जो बनते हैं 40% वो सर्विस करते हैं, टीचर हैं अच्छा। और दूसरे नौकरियों पे हैं। वहाँ की सरकार वहाँ के बनतों को कार खरीदने के लोन देती है। अच्छा। और मोनेस्ट्री बनाने के लिए कम से कम 5 एकड़ जगह देती है। क्या बात। मोहनदास नेमिशराय, सुप्रसिद्ध रचनाकार एवं मनीषी। मोहनदास नेमिशराय हिंदी साहित्य में एक विशाल व्यक्तित्व। उनकी रचनाएं हाशिए के समाज की आवाजों को बढ़ावा देती है और समानता साहित्य परिदृश्य को समृद्ध करती है। उनका लेखन कार्य वंचित समाज के संघर्ष को बयां करता है, साथ ही साथ उनका दस्तावेजीकरण भी करता है, सहनशक्ति और भारतीय समाज में योगदान का उत्सव भी मनाता है। लेखक, संपादक, शिक्षक और कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने पीढ़ियों को जातिगत अन्याय का सामना करने और समानता की वकालत करने के लिए प्रेरित किया है। मोहनदास नेमिशराय 5 वर्ष तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली में संपादक एवं मुख्य संपादक रहे हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं अन्य विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, नाटक आदि में लेखन व प्रस्तुति का प्रचुर अनुभव उन्हें रहा है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में अध्येता के रूप में मराठी और हिंदी नाटक पर प्रसिद्ध शोध किया है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर्व, झलकारी बाई, जख्म हमारे, महानायक, आवाजें, हमारा जवाब जो एक कहानी संग्रह है, सफंदर एक बयान, आग और आंदोलन जो एक कविता संग्रह है, अपने अपने पिंजरे, अदालतनामा, हेलो कॉमरेड जो नाटक है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आत्मदाह संस्कृति, उद्धव और विकास, उजाले की ओर बढ़ते कदम, स्वतंत्रता संग्राम में दलित क्रांतिकारी, बहुजन समाज, शोध व विमर्श, हिंदुत्व का दर्शन, डॉक्टर बाबा साहेब और कश्मीर समस्या, भारत के अग्रणी समाज सुधारक, दलित उत्पीड़न विशेषांक, हिंदी दलित साहित्य संपादन, इनमें उनका विशेष योगदान रहा है और ये इनकी कृतियां हैं। मोहनदास नेमिशराय भारत में अनेक भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कई रचनाएं और फिल्म, टीवी के लिए लेखन, रंगमंचीय अनुभव और पहचान के लिए प्रचलित है। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से नवाजा गया है: डॉक्टर आम्बेडकर स्मृति पुरस्कार, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस पुस्तक पर डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन कनाडा, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, डॉक्टर आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू मध्य प्रदेश के अलावा अन्य पुरस्कार। वो विगत कई वर्षों से हिंदी मासिक बयान पत्रिका का संपादन करते हैं। मोहनदास नेमिशराय एक प्रमुख भारतीय लेखक, कवि और संपादक है जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय समाज में एक नई चेतना निर्माण करती है और सामाजिक न्याय पर आधारित है। विशेष रूप से हाशिए के समाज उनके लेखन का केंद्र बिंदु रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया में। हम आवाज इंडिया के माध्यम से तमाम उन पहलुओं को छूते हैं जो आपके जीवन में आपको उद्धार की तरफ लेके जाते हैं। इसी फहरिस्त में हमारे साथ आज मोहनदास नेमिशराय जी है, एक परिचित नाम जो देश भर में और देश के बाहर भी अपने साहित्य, अपने लेखनी, अपने कविता, फिल्मांकन और गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से भारतीयता को प्रस्तुत करता है और भारत में जो भी वंचित तबका है उसका एक वॉइस बनकर, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनकर उभर कर अपने शब्दों अल्फाजों में आपके सामने आता है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देखते हैं सर, जो साहित्य है जी, जो साहित्य का दर्पण है, इसमें जो आज का युवा वर्ग है, हमको एक छोटी छोटी, जैसा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये छोटे छोटे रील में बंदिश तो होता हुआ नजर आता है। पर एक नॉवेल, एक उपन्यास
जो युवा का एक चरित्र क्रिएट करता है, एक ब्रेन का क्रिएट करता है चरित्र, या उसके जीवन का एक दर्पण क्रिएट करता है, इससे भारत का युवा अभी दूर होता हुआ नजर आता है। आपकी जो जर्नी रही है 60 सालों की, आपने पूरा साहित्य अपना जीवन यानी उसको अर्पण किया है, साहित्यिक जीवन को आपने अपना जीवन अर्पण किया है। क्या लगता है अपने देश के युवाओं का भविष्य साहित्य के लेके क्या रहेगा, कैसा लगता है आपको? नहीं, इसमें दो बातें हैं। इसमें हमको एक दो वर्ग बनाने पड़ेंगे अपना जवाब देने से पहले। एक तो जो उसको मैं जाति के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको दलित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुजन, फिर सवर्ण जाति के लोग। इसमें जो खुशहाल जो परिवारों के लोग हैं, जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, मोबाइल का, फिल्म का। वो प्रिंट मीडिया से अलग होते चले जा रहे हैं। एक तो बात ये है, वो हर हालत में ऐसा होता है। जब हम दलित की बात करते हैं, समाज की, उनके बच्चों की, लोगों की, उस पर भी असर पड़ रहा है, उतना नहीं जितना उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो किताब अभी छूट गई है, आपको मैं दिखाता। आपके पास है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैंने नावल लिखा था, 2012 में वो छपा। वो तब से लेकर अब तक उसको 53 एडिशन छप गए, 50,000 कॉपी। अच्छा, एक रिकॉर्ड है, ओके। मैं आपको भिजवाऊंगा। संक्रतायन के बाद 50,000 कॉपी 2012 के बाद अब तक। ओके। उसका मतलब यह है कि मैंने उस पर श्रम किया, गांव गांव गया बैग लेके। उस पर मुझ पे, मैं और आपको सकारात्मक बात बता रहा हूँ, उस पर मुझको कम से कम 3-4 लाख रुपया लोगों ने डोनेट किया। अच्छा, क्या बात है। बाबा साहब पे फर्स्ट नावल माने हिंदी में, ठीक है, वो मैंने इसलिए प्रयोग किया कि लोग, हमारे भी लोग ये कहते हैं भाई हमारी किताबें कोई खरीदता नहीं, पढ़ता नहीं। हाँ जी। ये जवाब है, आईना दिखा रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उपन्यास मैंने लिखा, छात्रों ने मदद की, उसकी 50,000 कॉपी छप गई। क्यों? और जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है वो आज की डेट में बहुत तेजी के साथ लिखा जा रहा है, बहुत तेजी के साथ लोग पढ़ रहे हैं, छप रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि उस तरह से दिखाई नहीं देता। अच्छा, सवर्ण जाति का आदमी को लिखेगा, ओके। उसके लिए तो अभी तो 5 स्टार होटल में मीटिंग होने लगी है, सब कुछ होने लगा, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। दलित समाज का आदमी लिखता, उसका रिव्यू नहीं छप पाता है ओके। अखबारों में, टीवी पे नहीं आता है। क्यों? मेरा आज तक में अभी इंटरव्यू था 1 घंटे का, तो मैंने खुद सवाल किया। जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने खुद बताया कि वो लगभग 70-80 लोगों के इंटरव्यू कर चुका। ओके। मैंने पूछा तुरंत कि भाई आपने किसी दलित समाज के लेखक का इंटरव्यू किया? किसी का नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, लोग हमें किताबें नहीं भेजते। मेरे सामने वो अच्छा, बता रहे, अच्छा। लोग हमें किताबें नहीं भेज रहे हैं। तो उसका ये जवाब था, तुम मार्केट में बैठे हो, तुम अनपढ़ आदमी नहीं हो, गांव में नहीं हो, तुम्हें पता है कि मोहनदास नैमिषराय क्या लिख रहा है, कंवल भारती क्या लिख रहा है, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन क्या लिख रहे हैं, तुम उनकी किताबें भी मंगा सकते हो। क्यों? लेकिन वो जो नीति चल रही है पत्रकारिता में, साहित्य में, समाज में, राजनीति में, तो वो एक उस तरह से जो है ना, वो दलितों को फिर हाशिए पे ले जाने की कोशिशें हो रही हैं। और साहित्य, मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूँ कि साहित्य, दलित साहित्य वो आगे बढ़ रहा है, देश में भी और विदेश में भी। सर, आप एक पत्रकार भी हैं जी। बयान में आपके जी। बयानबाजी और आपका संकलन हमेशा देश के नागरिक पढ़ते हैं। आपने 3 से 4 दशक इस देश को समझा भी है, इसकी सामाजिक व्यवस्था, इसकी आर्थिक व्यवस्था, अलग अलग सरकारों के वक्त आपने दौर भी देखा है, आपने इमरजेंसी भी काफी पास से देखी होगी। क्या लगता है, आप जिस समस्या का आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव है, कहीं ना कहीं निग्लिजेंसी है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को मारने के लिए कुछ शक्तियां काम करती है, इसका निवारण कैसे देखते हैं आप? निवारण तो ऐसा है, देखिए अभी निवारण, देखिए अभी कोई किसी को समझाने से कोई किसी की बात समझ नहीं आती। गांधी भी समझाते चले गए। हाँ जी। क्यों? जयप्रकाश जी भी चले गए हाँ और जी। बहुत सारे लोग चले गए। तो सवाल ये है, उसकी स्ट्रेटेजी वो अपनानी पड़ेगी। युद्ध है ये, सीधे सीधे मैं अगर मतलब अपने शब्द में कहूं, युद्ध क्षेत्र है। जीवन में जो संघर्ष है वो युद्ध क्षेत्र में, आप उस युद्ध क्षेत्र में कितने सशक्त, ताकत से, बल से, और तमाम जो आजकल तकनीकी ये सब आ रहा है, उस
के साथ आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और उस वर्ग, उस नस्ल, उस समाज, उस तबके से आप जद्दोजहद करके आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी। अब वो किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, उसमें समय बर्बाद करना है। आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए। अगर सवर्ण जाति का आदमी आपको नहीं छाप रहा, आप खुद अखबार है। क्या बात है। मैं कुछ डेली अखबार का मैं चीफ एडिटर रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं है। और देश के क्या, पूरी दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति दलित समाज के आदमी, 5 स्टार होटल जनपद में मेरे लिए कमरा बुक किया हुआ था। ओके। इसलिए कि भी वो कहते हैं नैमिष राय जी जैसा आदमी आए उसको वैसे ही बैठा के बात करें, हाँ जी। एसी कमरे में। पैसा खर्च करते थे, मेरे को गाड़ी दी हुई थी करीब 50 लाख रुपए की, ड्राइवर दिया हुआ था, अच्छा। सुविधाएं दी हुई थी, पैसा नहीं लेता था। लिया मैंने, हाँ। 1 साल एक्सपेरिमेंट के बेस पे किया, 20 करोड़ रुपया खर्च कर डाला सारे चीजें। लेकिन सरकार और सवर्ण जाति के लोग, मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ संक्षेप में, जो हाकर होते हैं, हाकर उपलब्ध नहीं हुए हम लोगों को। ओके। जो दिल्ली के तमाम पूंजीपति लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग, उनको पता चल चुका कि शिल्पकार टाइम्स नाम का 16 पेज का कलर अखबार नवभारत टाइम्स की तरह से निकलना शुरू हो गया दलितों की तरफ से। कोई हाकर नहीं आया। हम लोगों ने 3-4 टैक्सियां की, सुबह 4 बजे जाती थी, जगह जगह वो फेंकते थे, वहां से आदमी उठाता था, फिर रीडर को वो देते थे। ओके। इस तरह का दौर वो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल चला। अभी मैं सरकार की ये कह रहा हूँ कि आप सरकार की नीति ये बन गई कि अब आप 4 साल अखबार निकालेंगे, 4 साल में कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, तब विज्ञापन मिलेगा। हाँ जी। मैं डीओपी के नियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डीओपी में भी रहा हूँ। ओके। क्यों? नंबर 2, आपको पूंजीपति वर्ग विज्ञापन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है आप किस विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में एक रास्ता है मेरे पास। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दलित समाज के कुछ लोग अब इतने सशक्त हो चुके हैं, वो आपको फीड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छोटी सी बात है, दिल्ली में जैसे, दिल्ली में लगभग 20 लाख पाठक हैं दलितों को। ओके। 20 लाख। एक दलित समाज का आदमी एक दिन में एवरेज वो 500 रुपया खर्च करता है विज्ञापन में। किसी का माने जैसे किसी की शादी हो रही, किसी का कुछ पता बदलना, किसी का कुछ छोटे छोटे वो होते हैं ना 2-2 कॉलम के, वो 500 रुपया एक आदमी खर्च करता है। तो आप 1000 आदमी तो उसमें से छांटने, क्यों? एक आदमी को प्लस करें आप, हाँ जी। इतना पैसा आएगा। मतलब आपको अपने जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो आपको फीड करेंगे। यस। आपको न सरकार से चाहिए। मैंने पहली बार प्रेस क्लब में मीटिंग हुई थी इसकी, पहला जब अंक निकला था, मैंने कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए सरकार से एज ए चीफ एडिटर। मालिक मेरे बाजू में बैठे थे, ना मुझे किसी पूंजीपति से चाहिए। दलित समाज का, बहुजन समाज का आदमी अगर मदद करेगा तो हम अखबार निकाल सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सर, हम देखते हैं कि ये जो अस्मिता का विषय है, जी जी, यानी हमेशा हम देखते हैं कि दलित अस्मिता, जहाँ से इसका उद्गार होता है, जहाँ से इसका इन्वेंशन होता है, उसका प्रतिरूप। और आज हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस शब्द का कहीं कहीं गलत इस्तेमाल भी होता है। हम आए दिन देखते हैं कि इसका एक व्यापारीकरण भी हो रहा है इस शब्द का। उस पर आप कैसे प्रकाश डालते हैं? आपका ये जो एक साहित्यिक होने के नाते आपकी जर्नी में आप कैसे अनुभव लेते हैं इसको? नहीं, मैं बचपन की बात बता दूं। मैंने एक डायरी बनाई थी, उसका टाइटल मतलब लाल डायरी रखा था। जब कोई घटना होती थी मैं पढ़ता था अखबारों में कि अमुक गांव में दलित समाज का डाकू पकड़ा गया। अच्छा। अमुक गांव में, अखबारों में हेडलाइन में, अच्छा, मुख्य अखबारों में, मुख्य अखबारों में, लगभग सभी अखबारों में। ओके। और दूसरा ये है कि दलित समाज की महिला के साथ बलात्कार हुआ। यानी कुछ षड्यंत्र काम कर रहा है इस वो पे, बता ऐसा रहा हूं लगता मैं है। हाँ आपको। जी। तो ऐसी खबरें पढ़ के मेरे भीतर जो है ना, वो जब मैं दलित पैंथर के दौर में आया, वो जी। मैं चर्चा बाद में करूंगा, हाँ जी। वो धीरे धीरे मेरे भीतर उस तरह के वो आते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उग्रता आती थी। उग्रता आती थी, उत्तेजना आती थी, इसलिए कि ब्राह्मण समाज का आदमी भी डाकू होता है। हाँ जी। अभी चंबल घाटी में डाकू मान सिंह, वो दलित नहीं था। बहुत सारी महिलाएं बाद में मतलब डाकू बनी, वो दलित नहीं थी। हाँ जी। क्यों? बहुत सारे लोग देश छोड़ के गए, हाँ, भागे हैं देश से। हाँ। और बहुत सारे बलात्कार ब्राह्मण समाज के उसमें भी होते थे महिलाओं के साथ।
उसका कहीं पेपर में नहीं आता था, इसलिए कि ब्राह्मण समाज का पत्रकार वो कैसे लिखेगा, उसको शर्म आएगी कि ब्राह्मण किसी उसकी साड़ी उतारी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ। दलित समाज की अगर महिला के साथ बलात्कार होता है तो वो उसको 2 कॉलम 3 कॉलम में हाईलाइट कर रहा है। वो चाचा मामा नहीं है हमारा, वो अपने व्यापारिक धंधे में लगा हुआ है 2 तरह से। हाँ जी, एक तो दलितों की अस्मिता पे कुठाराघात कर रहा है, हाँ दूसरे उससे पैसा कमा रहा है, सीधा सही साहब। हाँ जी, सही है, सही। हम देखते हैं सर, आप कंटिन्यू लिख रहे हैं। जी आपका नया रिसर्च, सुप्रसिद्ध रचनाकार के साथ आप एक मनीषी भी है, यानी आपको इतना अनुभव जो मिला जीवन का, कैसा देखते हैं आज हम जो 2025 में हम देखते हैं कि आए दिन जो वंचित तबका है, जो मार्जिनलाइज तबका है, जो गांव के बाहर है, उनको, जो आपको सुन रहा है, उनको क्या मैसेज देंगे कि इस प्रगति की राह में, इस मेन स्ट्रीम दौर में वो कैसा है, अपनी प्रतिभा वो कैसा दिखाए, क्या सोचते हैं आप? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा है कि जो काम करते हैं लेकिन उनको उनका मालूम नहीं है। मैंने ये ऑपरेशन शुरू किया हमारे अपने साथियों के द्वारा, माने गांव-गांव जाते थे, पूछते थे कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बहुत बेहतर लिख रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के बारे में हम कहते क्या हैं, बात है, लेकिन बहुत ओम चल रहा है। प्रकाश वाल्मीकि की जैसे ही कविता सशक्त, वो अभी मेरे पास एक किताब आई, वो बड़ी सशक्त कविता वो लिख रहा है। अभी मैंने एक हिंदी दलित साहित्य का इतिहास 2000 पेज में लिखा। मैंने कम से कम 12,000 कविताएं पढ़ डाली, अच्छा, किताब छप गई। इतने प्रतिभा संपन्न लोग, दलित लोग लिख रहे हैं गांव में, कस्बों में बैठ के, जिनके घर पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। क्यों? तो मैंने ये अभियान छेड़ा, साहित्य अकादमी ने भी पीछे मेरी किताब छापी थी। तो गांव-गांव जाओ, कस्बों में जाओ, उनसे संवाद स्थापित करो। तो उस तरह से मतलब काफी एक काम हो रहा है। और क्या होता है कि जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नकारा है, निकम्मे हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं, दलित समाज के लोग भी शामिल हैं। हाँ जी, जो नकारा है, निकम्मे लोग हैं, उनको सब जानते हैं, हाँ जी, उनकी चर्चा होती है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी चर्चा नहीं है। सही तो है। हमारा अल्टीमेटली एक उद्देश्य होना चाहिए, क्या हम ऐसे सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम चर्चा में लाएं। क्या बात है, उसमें आप भी शामिल हैं, हाँ जी, आप भी उन्हें चर्चा में हाँ जी। लाएं। सर, आप हमेशा सकारात्मकता की जी बात जी करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं। आपने ये जो नागवंशी परंपरा है बुद्धिज्म की, आपने बुद्धिज्म को अंगीकार भी किया। ऐसे क्या आपने देखा कि ये जो प्राचीन रिलीजन है, जो एक मानवता की बात करता है, जो एक फर्टर्निटी की बात करता है, और जो एक आशावादी होने की बात करता है, आपको ये मार्ग यानी कहाँ से क्लू मिला? कोई किताबों का सहारा मिला या कोई गाइडेंस मिला आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, बात लंबी है इसलिए कम से कम 1 मिनट लगेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1953 में मेरठ आए थे। मेरठ मेरा होम टाउन है। वो वैशाली ग्राउंड में उनका लेक्चर हुआ था। वो इसलिए आए थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन वहाँ बनवाना चाहते थे, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली। आपका जन्म भी मेरठ में? जी। हाँ जी। तो उनको पैसे की जरूरत थी। हमारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके डॉक्टर साहब को बुलाया, बाबा साहब को, अच्छा, उनका लेक्चर कराया। कौन सा साल होगा सर? 1953। क्या बात है, और मेरा जन्म हुआ सितंबर 49 में। 49। उसके बाद क्या हुआ कि मेरठ में हमारी बस्ती में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके परिनिर्वाण के बाद 56 के, हाँ जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय वो हमने शुरू कर दिया। उसके बाद हम बच्चे थे तब बुद्ध वंदना शाम को होती थी। मैं उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि हाथ जोड़ के शाम को करता था। तब से मेरे भीतर वो बीज, अच्छा, बौद्ध धर्म का एक शुरुआत हुई, लिखना शुरू हुआ। और अभी आते आते जब दिल्ली आया, और अभी जो एक बड़ी किताब में लिख रहा हूँ, विश्व में बौद्ध धर्म की यात्रा, 4 खंडों में। अच्छा। 1 साल से काम कर रहा हूँ, लुम्बिनी गया, सब जगह जा रहा हूँ, अभी श्रीलंका होके लौटा हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर चीवर पहनूं, 2 बार मैंने चीवर लिया। अच्छा। पहली बार मैंने वाराणसी में लिया, उसके बाद दिल्ली लिया। क्या बात, तो मेरा काम जो होगा वो तथागत से मुझे और ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, तो मैंने चीवर इसलिए पहना, और मैं अब आगे तीसरी बार मैं चीवर लेना चाह रहा हूँ।
हमेशा के लिए। अच्छा, क्या बात है। आप श्रीलंका गए, कैसे अनुभव रहे सर श्रीलंका? श्रीलंका मुझे बहुत अच्छा लगा, सकारात्मक रूप से बहुत काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से थाईलैंड से भी ज़्यादा, चीन से भी ज़्यादा, वियतनाम से भी ज़्यादा, कोरिया से भी ज़्यादा वो श्रीलंका में काम हो रहा है। हालांकि बर्मा बहुत अभी ये हो गया है, मतलब जैसे खंडर होता है ना कोई घर, तो बर्मा की स्थिति ये हो गई है, बहुत गरीब देश बर्मा है। लेकिन श्रीलंका में बहुत काम हो रहा है, और मैं लगभग 22-23 दिन रहा, और वहाँ इतनी दान दक्षिणा मुझे मिली। गरीब शिविर, देश, तब आप शिविर में थे वहाँ? जीवन तो गया 25 अच्छा, दिन रहा जीवन अच्छा, पहन क्या के। सामने रहे आप? हाँ, मैं सबसे पहले नागपुर आया, पिछले हाँ जी, साल की बात है। हाँ। नागपुर आया, इसके बाद हैदराबाद, महाबोधि। आपका नागपुर के इर्द गिर्द का ये जो एरिया है, वर्धा, हाँ, नागपुर, यहाँ हाँ, से काफी लगाव भी रहा है हाँ, सर, तो नागपुर तो आया, उसको भी आप साथ में जोड़िए। हाँ, हैदराबाद आया, फिर मद्रास गया, चेन्नई से फ्लाइट ली श्रीलंका की। अच्छा, तो श्रीलंका, बस आधे मिनट फिर हाँ मैं जी, हाँ बताऊंगा। जी, हाँ जी। श्रीलंका में जो एक परंपरा, एक श्रद्धा, एक सम्मान, और एक बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, वो मैंने देखा। और वहाँ के लोगों में असीम श्रद्धा भंतों के प्रति। और वहाँ के जो बनते हैं 40% वो सर्विस करते हैं, टीचर हैं अच्छा। और दूसरे नौकरियों पे हैं। वहाँ की सरकार वहाँ के बंतों को कार खरीदने के लोन देती है, अच्छा, और मोनेस्ट्री बनाने के लिए कम से कम 5 एकड़ जगह देती है। क्या बात है। सर, आप भी नौकरियों में रहे हैं भारत, मैं 18 नौकरी करके अलग छोड़ अलग, चुका हूँ। और उस दरमियान आप तकरीबन आप रेलवे में भी रहे हैं, और आपने पूरा देश देखा है, आपने अलग अलग ट्राइब्स को जीवन में देखा होगा, अलग अलग नहीं, उनकी मैं वो बात बीच में रह गई जो हाँ आप जी, कर रहे हाँ जी, थे। हाँ जी, बोलिए। नागपुर, वर्धा, हाँ जी, मैं बम्बई भी जोड़ देता हाँ हूँ, जी। पूना भी जोड़ देता हूँ, और चंद्रपुर भी जोड़ देता हूँ। हाँ। मैं एक तो वर्धा में विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, दलित साहित्य पढ़ाता था, MA वर्धा यूनिवर्सिटी? PhD क्लासेस। हाँ जी, फिर सिलेबस कमेटी में मुझे रखा इन्होंने। क्या बात। और फिर नागपुर तो मैं 92 से आया, और 92 से अब तक मैं आता रहा। और बम्बई मेरा इसलिए जाना होता था कि मैं लगभग 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ चुकी मेरी, और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो नहीं आया, वो अलग बात है। और फिर पूना जाना, बाबूराव बागुल से नासिक जाके मिलते थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भीतर जो मिलिटेंसी आई, वो महाराष्ट्र के लोगों से आई। तो फिर मैंने मराठी भाषा सीखना क्या शुरू बात है, किया, क्या बात। और फिर उसका जो अगला कदम ये होगा कि मैं दलित पैंथर में शामिल हो गया। सर, आप निरंतर लिखते रहते हैं, हाँ, कई वर्षों से आप लिख रहे हैं। भविष्य में क्या प्लानिंग रखा है सर आपने? समस्याएं तो अपार हैं, कैसे समाधान के साथ आप इस साहित्य को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत संक्षेप में साहित्य को आंदोलन से जोड़ रहा हूँ, पहले से जोड़ता रहा हूँ। नंबर 3, मैं तीसरी बार चीवल लूंगा, सारी दुनिया में का भ्रमण करूंगा चीवल पहनने के बाद। भारत भ्रमण के बाद? भारत भ्रमण के ये बाद आपका हो गया है सारी भारत दुनिया भ्रमण। में। और बौद्ध धर्म ही तो मूल हमारा धर्म है, हाँ जी, जिसको हमने भुला दिया। और जो हम दलित साहित्य की बात करते हैं ना, दलित साहित्य एक पार्ट है बौद्ध धर्म का। अभी मैं विनय पिटक और ये सारी चीजें तो पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी में जा जाके बड़ी मोटी मोटी किताबें, राहुल सांकृत्यायन की किताबें पढ़ रहा हूँ, आचार्य नरेंद्र देव की किताबें अच्छा। पढ़ रहा हूँ। तो ये एक दलित साहित्य को जो हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट है। जब आप पूरा बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, तो आपकी धीरे धीरे वो सब समस्याएं जो है ना, पूरा महासागर। दूर होती चली जाएंगी, और अंततः वो हमारी मंजिल वही है अच्छा, जो तथागत ने हजारों साल पहले बताई थी। तो हमें बौद्ध धर्म की शरण में जाना चाहिए, ऐसी मेरी योजना भी है, और मेरा कार्यक्रम भी है, और मेरे प्रयास हैं साहित्य सृजन के साथ साथ। एक बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, महावीर मुक्ति आंदोलन भी चल रहा है। कैसा देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में, वहाँ का नजरिया, आप वहीं से आते हैं, कैसा देखते हैं इस आंदोलन में? क्या खामियां रह गई कि इसमें आप यानी इस आंदोलन को यश मिले और ये उपलब्धि पे जाए, जो इनकी डिमांड्स है वो पूरी हो? मैं कैसा तो देखते हैं? अभी बोध गया था, और आगे नालंदा यूनिवर्सिटी भी गया, और मैंने अभी ऑनलाइन लिखा है बोध गया पे। और उसमें अभी बंते सुरेश ससे जी से मैंने बात की, और पिछली शताब्दी में भी मैं बंते जी के पास आता था। इसके अलावा फिर मैं 3 दिन वहाँ और रहा। मेरा मानना यह है कि इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो समझौतावादी लोग, दलित समाज के लोग, ओके, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बार गए थे पटना, गांधी मैदान में उनका लेक्चर हुआ था, हाँ जी, और उनके बाद दोबारा नहीं गए।
नंबर 3 ये है कि बिहार के लोगों के संस्कार अभी भी गांधीवादी हैं, अभी भी 2-4% को छोड़ दीजिए मानो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन में जो साथी लोग वहाँ जाते हैं, उसमें बिहार के लोग सबसे कम और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग, यानी लोकल लोग नहीं है वहाँ पे, नहीं लोकल उनको नहीं, जोड़ने का प्रयास भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग और सबसे कम बिहार के लोग। ये एक अच्छा एक लूप होल्स बता रहे नहीं, हैं। जहाँ हम बैठे हैं, हाँ जी, और मैंने इंटरव्यू किए हैं, वो अशोक लामा नाम है ना, हाँ जी, अशोक लामा जी, अशोक लामा है। और दूसरे एक बनते जी और हैं, और राजेश बौद्ध हाँ, राजेश बौद्ध जो है। संयोजक हैं, हाँ, राजेंद्र पाल गौतम जी है। उनको मिला। हाँ राजेश जी, पाल गौतम से तो मैंने दिल्ली टेलीफोन से। पे बात हाँ किया। जी, राजेश विनय बौद्ध चारा वो वहीं रहते विनय हैं, चारा बनते जी। विनयचार्य अभी आए हाँ हैं, जी, पहले से हाँ मतलब जी। नए तरह तो से आपको आए। लगता है ये कमी रह गई कि लोकल नहीं, लोगों को कमी जोड़ नहीं मैं पाए? सबसे बड़ी ये मानता हूँ कि बिहार के लोगों की कमी है, नंबर 1। अच्छा, वो जुड़ नहीं पाए। वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी यह है कि वो उतना पावरफुल आंदोलन नहीं बन पा रहा। और तीसरा अंतिम यह है कि ये सवाल मैं यूएन में उठाने वाला हूँ अच्छा, कि पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जापान है, चीन है, कोरिया, वियतनाम है, वो लोग क्यों नहीं संयुक्त रूप से इसको उठा पा रहे हैं? क्यों? क्या कमी है? लेकिन इस बार ये सकारात्मक पॉइंट हुआ है इस बार कि पूरी दुनिया में एक हलचल हुई है, ये तो हुआ है, और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पता चल गया लोगों को। हाँ, ये तो प्लस पॉइंट हुआ है। अब इसका क्या होगा यानी आगे? श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा अलग अलग है, ऐसा लोगों को मालूम चला है। हाँ, तो लेकिन ये हुआ कि लोग, और चौथी बात ये है कि बहुत हम लोगों ने दान दिया है, बहुत अधिक दान दिया हाँ है, जी। बहुत अधिक पैसा वहाँ के जो लोग बैठे हैं उनको मिला है। तो ये एक अच्छा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार बहुत अधिक लोग वो जा रहे हैं। हालांकि बीच में वो एक मतभेद तो होते हैं, हाँ जी, सभी जगह सभी वो मानवीय आंदोलन स्वभाव है। सभी आंदोलन में होते हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष वो निकलेगा जल्दी, ऐसी कुछ हमें उम्मीद है। सर, हम चर्चा के जी। अंतिम पड़ाव पे हैं। आप रचनाकार हैं, एक साहित्यिक है और कवि भी हैं। क्या साझा करेंगे कुछ अपने अनमोल वचनों से, अपने अनमोल शब्दों से, जो आपको दर्शक सुन रहा है? क्या कुछ पेश कर पाएंगे? कुछ नहीं, आपके ख्याल में कुछ हो, जहन में हो? वो अभी मैं पिछली अभी ड्राइवर को वो सुना रहा था, मैं हाँ जी। पीछे अभी हाँ जी। बुक की थी ना मैंने, हाँ जी, तो वो कहते सर आप राइटर है, मैंने की, हाँ। कहते कोई कविता सुना दीजिए। मैं केवल 4 लाइन सुना देता हाँ हूँ। जी। जब तुमने इतिहास लिखा था, मुझे अपना न कह पराया कहा था। जब तुमने इतिहास लिखा था, मुझे अपना न कह पराया कहा था। काश तुम मुझे अपना लेते, इस देश के टुकड़े टुकड़े न हो। क्या बात है! काश तुम मुझे अपना लेते, इस देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। इन्हीं लफ्जों के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ हम चर्चा को विराम करते हैं और हम सोचते हैं कि जो ये चर्चा है सार्थक रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुई है। अब हम इन चर्चा में से कौन सा विषय लेके अपने जीवन को प्रगति की ओर लेके जाते हैं, ये आपके उपलब्धि के ऊपर और आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। सर, आपने कीमती वक्त दिया हमें, धन्यवाद। आपका साधुवाद। और आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से।